मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपनी माँ को मैं कहता हूँ कि एक लड़की आज की तारीख में जो MBA करती है शायद गोल्ड मेडलिस्ट होगी, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो इतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी मेरी माँ है। सर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ लाइफ में टाइम नहीं, लाइफ में प्रायोरिटी होती है। अगर आप में अंदर प्रायोरिटी है कि मुझे करना है तो आप सारे काम छोड़ जाओगे। जब मुझे डंडा ड्यूटी कहते हैं इसको, अथॉरिटी, वो ऑथराइज ड्यूटी क्लर्क को मैंने वो ड्यूटी दे रखी है कंपलसरी कि सर मुझे जो है सेकंड ड्यूटी जो 8 से 10 और रात को 2 से 4 लगती है ड्यूटी, वो मैंने करी है ताकि स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर के पढ़ सकूँ मैं। और मैंने 24 साल या 23 साल से 27 साल तक के एज ग्रुप वाले बच्चे अग्निवीर में आएंगे, ताकि जो बच्चा फौज में नॉर्मल नहीं हो पाया तो अग्निवीर में आएगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा। फलाना XYZ एग्जाम कैंसिल हो गया। बच्चे 2016 से 17 से एग्जाम देके बैठे हैं, वो तो इसी सोच में है ना कि मैंने रिटर्न टेस्ट पास कर लिया है, अब आगे जाऊंगा मैं, अब रिजल्ट देखूंगा। वो 4-5 साल से अपनी लाइफ को रोक के रखे हैं। अब आज के टाइम में गवर्नमेंट बोलती है आपके पेपर खत्म हो, कैंसिल हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTS टीवी। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेजर ललित कुमार सिंह, जो कि सेना में अपनी सेवा देने के बाद अब समाज में भी अपनी सेवा दे रहे हैं और साथ ही युवाओं को सेना सहित विभिन्न फोर्सेस में जाने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। आज के इस अंक में हम इनके संघर्ष से लेकर इनकी सफलता के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही कुछ अन्य सवालों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज PTS टीवी के इस खास अंक में। धन्यवाद। न्यूज PTS के सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सेना में जाने की तरफ आपका रुख कैसे हुआ और कब आपकी ज्वाइनिंग हुई और कितना संघर्षपूर्ण ये था, कितना आसान था, मुश्किल था? आप इसके बारे में सबसे पहले आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। जी जरूर सक्रियाल जी। मैं मेजर ललित सिंह, उत्तराखंड के छोटे से गांव चंपावत जिले में आता है बेट्टा, वहाँ का रहने वाला हूँ। हम 2 भाई 2 बहन 4 भाई बहन हम लोग, तो वहाँ से हम आते हैं। तो हम मेरी पढ़ाई की शुरुआत केंद्रीय विद्यालय जोरहाट आसाम से हुई थी। वहाँ पर हम चारों भाइयों ने एडमिशन लिया था। तो वहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होते हुए लास्ट में मेरी पढ़ाई हुई थी केंद्रीय विद्यालय लखनपुर जम्मू एंड कश्मीर से, वहाँ मेरी आखिरी पढ़ाई हुई थी। इस बीच में जो संघर्ष इसलिए कहूँगा कि उन दिनों में रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। मेरे पिताजी उस वक्त सिपाही या नायक रहे होंगे, तो उनकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। उस वक्त शायद 1000-1500 के आसपास उनकी जवानों की तनख्वाह हुआ करती थी। उन 1,500-2 हज़ार में उन्होंने हम 4 भाई बहनों को पाला। हम उत्तराखंड से बहुत दूर, चाहे आसाम रहें, पंजाब रहें, उसके बाद फिरोजपुर रहें, JNK रहें, इन जगहों में रहते हुए अपने गांव, अपने शहर से दूर रहे हमेशा। तो गांव की ओर से हमें कोई ऐसा हेल्प नहीं मिली, तो उन्हीं पैसों से हमारे माँ ने हमें पाल पोस के हमारी जो भी कमियां थी, हमें ज़रूरतें थी, उनको पूरा किया। तो तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपनी माँ को मैं कहता हूँ कि एक लड़की आज की तारीख में जो MBA करती है शायद गोल्ड मेडलिस्ट होगी, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो इतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी मेरी माँ है। हम चारों भाई बहनों को उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जरूर ऐसा जरूर होता है, हम 4 हैं भाई बहन हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, कई बार हमारे जूते फटते थे, स्वेटर फट जाती थी, लेकिन हमने भी अच्छे बच्चों की तरह हमने भी अपने माँ को कभी तंग नहीं किया। और मुझे याद है कि हम जैसे स्कूल में गेम खेलते थे, मेरा बड़ा भाई वो भी आर्मी अफसर है, वो भी हम जब गेम खेलते थे तो हमारे जूते फट जाते थे, तो घर आके हम सिलवाते नहीं थे, अपने हाथों से सुई से सिलते थे उनके जूतों को। कई बार सुई हाथ में चुभती थी, खून गिर जाता था, लेकिन हमने वो संघर्ष भी देखा है। कई बार हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे गेम खेलते थे, हमारे स्वेटर फट गई है, तो फटे स्वेटर को भी हम सिल के हमने चलाया वहाँ पर। मेरा बड़ा भाई मुझसे एज में 2 साल बड़ा है, उसके जो कपड़े छोटे होते थे वो मैं पहनता था। तो वो अभाव कहूँगा या फिर उसको कहिए जो एक अपॉर्चुनिटी कहिए, या उससे हमने सीखा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, या माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, उतने से पैसों में कैसे वो बच्चों को पालते हैं, वो चीज़ हमने सीखी। तो तभी हमें हमेशा अपने आप को मैं सोचता हूँ कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ। उन अभावों में रहते हुए हमने अच्छी पढ़ाई करी और हमने फिर जो है लास्ट मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय लखनपुर JNK से हुई थी। फिर पिथौर जब आए तो यहाँ पर मैंने आने के बाद, जैसे मेरा पहले से एम आर्मी में अफसर बनने का था। अच्छा, मैं अफसर बनना क्यों चाहता था पहले बताना चाहूँगा आपको मैं, कि जब हम आर्मी में थे तो पापा के साथ हम अक्सर पार्टियों में या बड़े खाने में या ऐसे सेमिनारों में जाते थे वहाँ पर। तो वहाँ जब हम देखते थे कि हमारे जो अफसर हैं, पापा के साथ के जो अफसर हैं, सीनियर अफसर हैं, उनकी डीलिंग अपने जवानों से, GSO से कितनी अच्छी है, कितने बढ़िया तरीके से, सलीके से वो बात कर रहे हैं, उनकी लेडीज से, वाइफों से कैसे प्यार से वो बात कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं उनको, प्लस उनके बाद किस तरीके से जवान उनकी मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
वो अपने आप में उदाहरण होता है। फौज जैसा शायद रिस्पेक्ट सिविल में और कहीं कोई आपको नहीं दे पाएगा। फौज में जो ऑफिसर होता है उसकी डीलिंग, उसके न्याय कहते हैं ना, डिसाइसिवनेस इतना होता है कि आप दो आदमी लड़ते हुए जाएंगे वहाँ पर तो वो इतने बढ़िया तरीके से उनको सुलझाएगा कि आप भी कहोगे यार वाह, उसकी बात मान जाओगे। उसकी डिसाइसिवनेस, उसके इंस्टेंट जो बात करने तरीके हैं, उनसे उनकी बियरिंग, कपड़े कैसे पहनते हैं, चलते कैसे हैं, उन सबको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ बचपन से ही। तो तब से मेरे दिमाग में था कि मैं आर्मी में ऑफिसर बनूंगा, ट्रेनिंग करूंगा और ऑफिसर बन के आऊँगा। जब मैं यहाँ पर आया, पिथौर में आए हम लोग, तो मैंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज में BSc ली। मेरा ये एम था कि मैं 3 साल की जो ग्रेजुएशन नॉर्मली होती है वो करूँगा, और साथ ही साथ मैंने यहाँ 80 UP-NC बटालियन थी उसको ज्वाइन किया ताकि मैं 3 साल के अंदर NCC का C सर्टिफिकेट लूँगा। तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे मेरे पास, या तो रिटर्न टेस्ट देके मैं CDS दूंगा, रिटर्न टेस्ट देके ऑफिसर बनूंगा। अगर हो सकता है रिटर्न टेस्ट में फेल हो जाऊँ तो कम से कम मैं अपना CDS, अपना स्पेशल एंट्री NCC की है उसके थ्रू हो जाऊंगा मैं। इसको सोचते हुए मैंने यहाँ पर NCC और दोनों ली। लेकिन दुख की बात ये हुई कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैं बेसिक लीडरशिप कैंप के लिए दिल्ली में रहा। हमारा पूरा बैच 60 जूनियर और 60 सीनियर बच्चे थे हमारे साथ। वो हम सब दिल्ली में गए। हमारे कैंप नैनीताल, बरेली, शाहजहांपुर, दोबारा से फिर मेरठ, फिर दिल्ली लगते लास्ट में दिल्ली पहुंचे। मेरी पूरी 6 महीने की पढ़ाई थी जी BSc की थी, वो ख़राब हो गई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जब हम गए वहाँ पर तो उन 120 बच्चों में सिर्फ अकेला मैं था जिसको कि वहाँ पर ऑल इंडिया फायरिंग कंपटीशन में 3rd पोजीशन में थी, ब्रॉन्ज मेडल में था। अपने आप में गर्व की बात थी, बहुतों ने मुझे मुबारकबाद भी दी। जब वापस आए तो मेरा एम ये था कि मैंने तो अब B सर्टिफिकेट को है अच्छे से पास कर लूँगा, अब मेरा ये काम खत्म हो गया, अब मैं पढ़ाई में ध्यान देता हूँ। बट जैसे एग्ज़ाम हुए तो बहुत दुख की बात है सकराल जी, मैं ध्यान पढ़ाई नहीं दे पाए NCC चक्कर में, क्योंकि हम 6 महीने आउट ही थे। तो मेरी पढ़ाई ख़राब होगी, मैं BSc के सेकेंड ईयर में फेल हो गया यहाँ पर। जब मैं यहाँ फेल हुआ तो बहुत दुख हुआ, रोया भी मैं। फिर मैं ऐसा कोई बात नहीं यार, NCC तो है मेरे पास, B सर्टिफिकेट में टॉप करूँगा वहाँ पर। B सर्टिफिकेट एग्ज़ाम हुआ, जब देखा हमने, जब रिजल्ट आया तो मैं, सकराल जी मानेंगे, अब मैं उसमें फेल हो गया। जब उसमें फेल हुआ तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। पहले तो मुझे ये हुआ कि शायद ऐसा ना हो कि मैं पूरे उत्तराखंड में, सॉरी पूरे यूपी के अंदर में टॉप कर दिया हो, क्योंकि मेरे पेपर बहुत अच्छा गया था, ड्रिल मेरी बहुत अच्छी थी, बियरिंग अच्छी थी, मेडल मेरे पास था, तो फेल होने का तो कोई चांस था ही नहीं मेरे पास। लेकिन फेल हो गया। मुझे मेरा नाम मतलब बोर्ड में नहीं आया तो मुझे ये डाउट था कहीं मेरा नाम जो है नेशनल टीवी में ना आए, मतलब टॉप ना कर दिया हो मैंने, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब मैं NCC ऑफिस में आया तो पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे आप फेल हो गए हो। अब किन कारणों से फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, अलग से कहानी है, उसको नहीं दोहराऊंगा यहाँ पर, NCC का है। तो मैं पूरी तरह टूट चुका था। उसके बाद मैं गया, नेवी की भर्ती थी दिल्ली में हाइड्रोग्राफिक ऑफिस में, वहाँ गया मैं, अप्रेंटिस की भर्ती थी। वहाँ पर 10,000 बच्चों का रिटर्न टेस्ट हुआ। उस 10,000 बच्चों में हम 26 बच्चे हमने रिटर्न टेस्ट पास किया, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, बहुत खुश हुआ वहाँ पर मैं। चेस्ट नंबर मिल गया हमको वहाँ पर। उसके बाद फिर हमारी रनिंग हुई वहाँ पर, रनिंग में और फिजिकल में टॉपर था मैं, आराम से पास हो गया। लेकिन जब रात को हमारा मेडिकल हुआ सकराल जी, तो मैं मेडिकल में फेल हो गया। उन्हें बोला कि आप का ब्लड प्रेशर हाई है और आप मेडिकली आउट हो वहाँ पर। तो मैं देहरादून से यहाँ तक रोता हुआ बस में बैठ के आया, घर में आया, कपड़े उतारे, पापा को अपने पूरा चेस्ट नंबर दिखाया, पापा देखो मैं रनिंग में पास हूँ, फिजिकल में जो है मेडिकल में यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन हो नहीं पाया करके। तो पापा ने मुझे ये की बात कही, बेटा दुखी होता है तुझे, तो हमने कभी चाहे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी कहीं जवान दे, तुझे हमने सोचा नहीं था, हम तो सोचते हैं तो ऑफिसर बनेगा, अच्छी बात है, तो फेल हो गया वहाँ से, कम से कम तो अभी और मोटिवेट होकर पढ़ेगा वहाँ से। उसके बाद फिर मैं गया एयरफोर्स की भर्ती होने के लिए दिल्ली गया, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आउट कर दिया, कहा सनत में लेके गए हो, वहाँ से मुझे आउट कर दिया। वापस जब यहाँ पहुँचा तो मेरे दिल में, आप यकीन करेंगे सकराल जी, मेरे दिल में था कि मर जाऊँ या कहाँ जाऊँ करके, क्योंकि वो यंग 19-18 साल की एज थी मेरी वहाँ पर, और हर जगह से मैं फेलियर था। मेरा जहाँ तो एम था कि मैं आर्मी में ऑफिसर बनूंगा, एक अपने आप को कहता है वेल बिल्ट और अपना बहुत शार्प समझता था, लेकिन हर जगह से मैं फेल हो रहा था। वो 2 साल जो थे 97-98 के मेरे लिए बहुत बुरे निकले मेरे। बहुत रोता था कि यार मैं कैसे बताऊं कि NCC में फेल हो गया हूं, कॉलेज में फेल हो गया हूं, नेवी में फेल हो गया हूं, एयरफोर्स में फेल हो गया हूं। बहुत रोता था मैं कहाँ जाऊं। लेकिन मुझे याद है कि जब हम पापा लोगों के साथ कहीं पार्टियों में जाते थे या स्कूलों में हमारे चीफ गेस्ट को आते थे, वो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है, कि जब आप अपना एम हाई रखते हो और एम को अचीव नहीं कर पाते हैं तो अपने एम को डाउन करो, आप छोटे छोटे गोल रखिए, उन गोल को अचीव करो। जब वो ये काम करेंगे तो आपको, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं कर सकता हूँ, ये छोटा गोल है, हाँ कर दिया मैंने, कर दिया, हाँ ये कर दिया। ऐसे 4-5 गोल जब इकट्ठे करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर हिट करो अपने जो मेन एम है उसकी तरफ। उसी को मैंने किया। उसी बीच में ARO पिथौर में भर्ती आई थी, तो 2 मैं वहाँ भर्ती होने नहीं गया था, अपने जो गांव का एक लड़का था उसको वहाँ छोड़ने गया था। बट वहाँ जब कॉलेज के लड़के मिले मुझे तो उन्होंने कहा, सामंत तू क्यों नहीं भर्ती होता यार, क्लर्क की भर्ती है। मैंने कहा नहीं यार, जवान नहीं भर्ती होना है। तो क्यों नहीं होना यार, आजा क्लर्क तो है, बढ़िया है। तो उन दिनों तो मेरा दिल टूटा हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं सब जगह तो ना एयरफोर्स के लायक हूँ ना नेवी के लायक हूँ, तो क्यों ना जवान बन के देख लेता हूँ।
तो फिर मैं दौड़ने गया वहाँ पर, दौड़ पास करी मैंने, और जैसे भी हमारा मेरिट नेशनल लेवल की कलर की थी वो मैंने मेरिट भर के पास होके गया। तो आप यकीन करिए कि जब मैं घर में आया, पापा को बताया कि पापा मैं भर्ती हो गया, पापा खुश बिल्कुल नहीं थे, दुखी थे। तुझे किसने कहा भर्ती होने के लिए रे? तू भर्ती नहीं होगा, तू चुपचाप पढ़ाई कर, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा तुझे मैं आगे बढ़ाऊंगा, तू उन्हें अफसर बनना है तो पढ़ाई, तू फौज में नहीं जाएगा। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत मनाया, लेकिन मैं नहीं माना, आखिरकार चला गया वहाँ से। तो जब मैं 3 में सेंटर भोपाल ट्रेनिंग कर रहा था, जब छुट्टी आया तो जब पापा से मिला यहाँ पर, तो पापा ने मुझे आने का एक ही बात पूछी कि तू खुश है? मैंने कहा हाँ पापा, अच्छा है, ट्रेनिंग बढ़िया चल रही। मैंने कहा बढ़िया होगा, मैं ट्रेनिंग में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अपने जवानों की रिक्रूट ट्रेनिंग में मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट था, अपने 2 कोर्सेज का परेड कमांडर था वहाँ पर। मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो तेरे साथ हैं जवान जेसीओ या साथ के क्या लड़के, सब के अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं? कहीं वो गांव के लड़के भी हैं उसमें। तो कहा बेटा जो जवान जेसीओ जो तुझे कमांड करेंगे, सुबेदार साहब करेगा, वो किसी गांव का पढ़ा लड़का होगा, और तेरे साथ जो सिपाही होंगे वो तेरे गांव के लड़के होंगे। वो गांव के बच्चे भी फौज में तेरे साथ हैं और तेरे से सीनियर हैं। तो तुझे हम बाहर ले क्यों गए? तुझे हमने केवी में क्यों पढ़ाया? तुझे हम गाँव में छोड़ देते, गाँव में पढ़ता, वहाँ पर बोरी बिछा के पढ़ता और जाता जवानों में, अच्छा था, क्या बुरा था उसमें? तो पापा ने मुझे एक ही बात की, बेटा मैं खुश नहीं हूँ, तुझे हमने पढ़ाया था, बहुत दिल से पढ़ाया था कि तू आगे नाम रोशन करेगा, अच्छा बनेगा, अच्छी जगह पोस्ट में जाएगा, अफसर बनेगा, लेकिन तू जवान बन गया, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। तो ये बात सुन के अपने कमरे में आया, बहुत रोया। मैंने कहा यार पापा की आज ऐसी बात हिट कर दी है। तो वो दिन था। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना खाना पीना कहें, अपना जो आराम था उसको त्याग दिया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे अफसर बनना चाहिए, अब कुछ भी हो। यूनिट में गया, यूनिट में जब गया तो वहाँ भी मेरे काम अच्छे थे, तो मेरे जितने अफसर थे सब मुझे मानते थे, वहाँ पर रिस्पेक्ट करते थे मेरी। वो कई एक अफसर भी थे वहाँ पर, वासन सर थे, कर्नल वासन थे, शायद वो एसएसबी में साइकिलिस्ट रहे हुए थे। वो शाम को 5 बजे जब मैं ऑफिस में फ्री होता था, मुझे अपने ऑफिस में बुलाते थे। वहाँ पर वो डिप्टी कमांडर थे, वो अपने ऑफिस में बुला करके मुझे 1-2 घंटे की कोचिंग दिया करते थे कि ललित ऐसे करना है, ऐसे करना। उनका मैं बहुत थैंक्स करता हूँ सर का, उन्होंने मुझे कोचिंग करी, गाइड किया उन्होंने मुझे। और मैं जब मैंने उसके बाद 2003 में मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया और मैं पास हुआ, और 2004 से मैं ट्रेनिंग में चला गया। तो यहाँ से मैंने अपने आप को एक डिफरेंट एंगल में देखा। और यकीन करिए जब मैं क्लर्क था यूनिटों में तो स्ट्रगल बहुत था। आपको पता है जीडी आदमी होगा, उसका नॉर्मल काम है ड्यूटी देना, खाना सोना, लेकिन जो एक क्लर्क होता है वो सुबह से ऑफिसर के रहने के 1 घंटे बाद घर जाता है, मतलब रूम पे जाता है अपने। तो उस जगह मैं था, वहाँ पर बहुत बिजी लाइफ थी मेरी। कई लोग कहते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ लाइफ में टाइम नहीं, लाइफ में प्रायोरिटी होती है। अगर आप में अंदर प्रायोरिटी है कि मुझे करना है तो आप सारे काम छोड़ जाओगे, प्रायोरिटी नहीं है तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी चीज़ के लिए। ये चीज़ है, तो लाइफ में अपनी प्रायोरिटी बनाइए, करना क्या है। तो मैंने ऐसे भी दिन थे जब मुझे डंडा ड्यूटी कहते हैं इसको, अथॉरिटी, वो ऑथराइज नहीं थी क्लर्क को, मैंने वो ड्यूटी दे रखी है कंपलसरी कि सर मुझे जो है सेकंड ड्यूटी जो 8 से 10 और रात को 2 से 4 लगती है ड्यूटी, वो मैंने करी है ताकि स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर के पढ़ सकूँ मैं। और मैंने स्ट्रीट लाइट में आके पढ़ाई करी है, वो दिन देखे मैंने। तो वो वैसी मेहनत करी मैंने, तब जाके आगे रिटर्न एग्जाम पास किया, एसएससी क्लियर किया, और मैं फिर उसके बाद आप लोगों के सामने हूँ आज। चलिए बहुत ही शानदार और एनर्जेटिक और काफ़ी संघर्षपूर्ण आपका जो है कि सफर रहा हुआ है। अभी आर्मी से आने के बाद अभी आपका यहाँ पर एकलव्य डिफेंस एकेडमी करके एक संस्थान है, और आप पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष भी हैं। इनके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। जी, जब मैं सेना में था तो जब कभी मैं छुट्टी आता था तो मैंने एक चीज़ महसूस करी, यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत कैलिबर्ड हैं। बेचारे सुबह 4-5 उठते हैं, दौड़ने निकल जाते हैं, दूर दूर के जाते हैं, और मतलब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पाते। और उनका मेन कारण था मोटिवेशन उनका, या उनको सही रास्ता नहीं पता था। कई बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनके परसेंटेज 85, 90, 95, 98, 99% है। उनसे पूछो बच्चे क्या बनोगे? सर फौजी बनूंगा। गुड, क्या फौजी में क्या बनोगे? सर जवान बनूंगा। तो मैंने कहा यार तुम्हारे परसेंट 95, 98%, तुम जवान क्यों बनोगे, ऑफिसर क्यों बनोगे? नहीं सर अब मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, या फिर मतलब मेरे अंदर वो पता नहीं बन पाऊंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने उन बच्चों को मोटिवेट किया, और यकीन करिए जब मैं सेना में तभी मेरे मोटिवेट किए 3-4 बच्चे तो तभी अफसर बन गए थे, उनको गाइड किया मैंने। और ऐसे कई लड़के थे जो कमज़ोर थे पढ़ने में, या फिर घर से वीकर सेक्शन के थे, उनको मैंने सेना में जवान के लिए ट्रेन किया उन्हीं दिनों में, और वो भर्ती हुए। तो मैं 1 सेंट्रल सिकंदराबाद में जब एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर और एज अ एडजुटेंट था वहाँ पर, तो कई बच्चों को हमने देखा वहाँ पर कैसे भर्ती होते हैं, क्या एग्ज़ाम में आता है, वो सब चीज़ मुझे पता थी। हमने खुद पेपर सेट किए थे वहाँ पर, हमने खुद पेपर बनाए, एग्ज़ाम लिए, सब कुछ किए। तो उनको इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देता था पहले उन दिनों में। तो जब मैं घर आया तो मैं देखा कि वो जो बच्चे भर्ती होकर चले गए हैं सेंटरों में, जब उनके माँ बाप जब छुट्टी आता मिलने आते घी लेकर के, पहाड़ों में होता है ना सर कि घी लेके आ गए, कद्दू लेके आ गए, कटहल लेके आ गए, तो मिलने के आते थे वहाँ से। तो जब आते तो बड़े खुश होते, बूढ़े लोग भी पैर छूते थे कि साहब आपके कारण आज मेरे बच्चे की रोजी रोटी लग गई है, आपके रोते थे वो।
आप हमारे लिए भगवान हो, हमारे परिवार के लिए भगवान हो। जब उनके मुंह से ये बात सुनता था तो मुझे खुद मेरे आंखों में आंसू आते थे कि यार इतने बुजुर्ग आदमी, एक आम इंसान मुझे सिर्फ भगवान बोल रहे हैं। सिर्फ कितना मेरे ख्याल से रत्ती भर या 1% उनकी हेल्प की होगी उसको, बच्चे को भर्ती होने में। जो कैलिबर था, थोड़ी सी उसको मोटिवेट किया, गाइड किया और हेल्प करी और फौजी बन गया। इतनी सी हेल्प करने पर मुझे भगवान का दर्जा दे रहे हैं लोग। तो मैंने कहा यार, सेना में मैं बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा हूँ, ऑपरेशंस किए हैं बहुत, को इन्फेंट्री के साथ भी रहा हूँ मैं। तो सेना में तो बॉर्डर में बहुत लोग हैं सेना में सेवा करने के लिए, और मैं निकलूँगा तो शायद हज़ारों लड़के और खड़े जाएंगे अवसर बनने के लिए यहाँ पर। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने समाज में वापस जाऊँ, जहाँ से मैं पैदा किया, जिस समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, क्यों ना मैं अब समाज के लिए कुछ करूँ। मेरा बड़ा भाई भी आर्मी अफसर है, तो मैंने कहा कि बेस लगभग हमारा ठीक ठाक ही है, इतने कमज़ोर फैमिली से नहीं है, ठीक ठाक बेस है हमारा। तो मैंने कहा अब इतना रिस्क ले लेता हूँ। मैंने फ़ौज से PMR लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, ताकि पिथौरागढ़ ज़िले में आऊँ। यहाँ के जितने गरीब, बेरोजगार या जिनको एमलेस हैं जो बच्चे, उनको मैं एम दूँ, इनको एक लक्ष्य दूं, और उसके बाद मैं अपनी इनकी ट्रेनिंग कराऊं। आज ट्रेनिंग जब अभी 1 साल हो गए मुझे एकेडमी खोले हुए, इस एकेडमी में जो भी बच्चा मेरे पास आया भर्ती के टाइम पे, शायद ही एक आध कोई बच्चा होगा, अदरवाइज 100% बच्चे यहाँ से भर्ती हुए हैं। मैं बच्चे बहुत कम लेता हूँ, ट्रेनिंग अच्छी कराते हैं हम उसको, और वो बच्चा भर्ती होता है। अभी मेरा ये उम्मीद है कि मैं यहाँ पर अपनी फ्री सर्विस दे रहा हूँ। जितने बच्चे हैं यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और अपना जो है भविष्य लेके जाते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि पूर्व सैनिक संगठन की बात है, तो आपको पता होगा ये पिथौरागढ़ जिला जो है वो सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है पूरा। पूरे फौजी, हर परिवार से फौजी हैं। हम 3 आदमी हैं गाँव घर में, तीनों फौजी हैं और फौजी भी थे पहले भी। तो यहाँ पर लगभग कुछ में तो 27,000 से ऊपर पूर्व सैनिक हैं। जब हम फौज में रहते हैं सकराल जी, आप यकीन कीजिए, हमारे फौजियों में आपस में इतनी बॉन्डिंग होती है कि शायद हम अपने घर में माँ बाप को, भाई बहन को, बीवियों को भूल जाते हैं हम। इतनी हमारी बॉन्डिंग होती है, हम एक दूसरे को इतना कुछ सोचते हैं तो कुछ करते हैं। लेकिन जब हम रिटायरमेंट आते हैं ना, तो हम उस समाज से कट जाते हैं, क्योंकि ये समाज हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाता कई चीज़ों में। क्योंकि हमारी सोच, जो आदमी 28-30 साल सुबह 5 बजे उठा है और उसने 5 बजे रात के 10 बजे तक काम किया है, सिविल में आके उसका रूटीन एकदम चेंज होता है, उसके थॉट प्रोसेस नहीं होते हैं। फौज में अगर आपको कुछ चीज़ कही है, ये होना है तो होना है, उसके लिए क्या होगा वो बतानी है। लेकिन सिविल में ऐसा नहीं है, जैसा आप देखते हैं चीज़ें होती हैं। तो हमारी कई फौजी अपने आप को यहाँ पर अलग अकेला महसूस करने पड़ते हैं, तो अपने आप को एक घर में अपने नाती पोतों के बीच में ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो मेरा ये मकसद रहा है कि जब मैं यहाँ रिटायरमेंट आया हूँ, तो जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं, अभी लगभग 2,500-3 हज़ार पूर्व सैनिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे पिथौरागढ़ जनपद के। मैं चाहता हूँ कि 27,000 प्लस पूर्व सैनिक, और साथ ही साथ जो उनकी विधवाएँ हैं, वीरांगनाएँ हैं, उनको मैं जोड़ूँ। क्योंकि जब कभी मैं धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी गया हूँ, मैंने महसूस किया है कि जिन सैनिकों ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी माएँ या उनकी घरवालियाँ अकेली पड़ी है वहाँ पर। उनको पूछना कोई नहीं है, कितनी पेंशन आ रही है, क्या आ रही है, कुछ नहीं पता उनको, बस जी रही है तो जी रही है। तो उनको देख के मुझे दुख होता है। मैं सोचता हूँ कि उनको मैं एक करूँ, उनके दुखों को हम सुनें, समझें, और उनकी जो मुसीबतें हैं उनको हम सुलझाएं। इसीलिए मैंने पूर्व सैनिक संगठन का एक गठन किया है, जिसमें पूरे हम पूर्व सैनिक मिलकर के ऐसे वीरांगनाओं को, ऐसे विधवाओं को, ऐसे वीर नारियों को, और ऐसे बुजुर्ग जो 80-90 साल के हो चुके हैं, उनकी हम मदद कर सकें, उनको मेन स्ट्रीम में ला सकें। क्योंकि हम सैनिकों में सकराल जी बहुत कैलिबर्ड है, हम लोग देश विदेश घूमे हम लोग। तो इवन प्रशासन भी चाहेगा कभी ये कहना कि हमें पूर्व सैनिक की किसी चीज़ की मदद चाहिए, तो हम 24/7 इस प्रशासन की, इस समाज की हेल्प करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार है हम लोग। उसके लिए बहुत संघर्ष किया, काफ़ी हार्डवर्क किया, मेहनत की, तो आप जो है सेना में गए। आपका सपना था तो आपने उस सपने को पूरा किया। आज भी बहुत सारे यूथ हैं, युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे यूथ आज मायूस हैं। अग्निवीर जो भर्ती योजना है उसको लेकर के क्या कहेंगे? बहुत आपने सही सवाल किया, और शायद सही सवाल इसलिए किया क्योंकि मेरे पास भी कई बच्चे आते हैं। ये सिर्फ हमारे पिथौरागढ़ की नहीं, पूरे देश में बच्चों की है कि जो अग्निवीर से बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। लेकिन मैं बच्चों से ये कहूँगा, बच्चों आप मन को छोटा मत कीजिए। जैसे कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे गोल बनाइए और अचीव कीजिए वहाँ तक। ऐसा नहीं है कि जैसे बता रहे 25% को ही रखेंगे, बाकी निकाल देंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि इतनी फौज में इतनी डेफिशिएंसी चल रही है कि शायद मैक्सिमम बच्चे ऑब्जर्व हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा, सरकार ने ये स्कीम अच्छी लाए हैं, बहुत बढ़िया स्कीम है ये। लेकिन जहाँ कमजोरी क्या होगी यहाँ पर, कि सरकार इस स्कीम को बहुत जल्दबाजी में ले आई, लोगों को इसके बारे में समझा नहीं पाई, या बच्चे समझ नहीं पाए इस चीज़ को। दूसरी बात, जो कमियां हैं, जो मैं एज ए फौजी जो मुझे महसूस होता है, क्योंकि हम लोग भी हम जितने आर्मी ऑफिसर आपस में डिस्कस करते हैं बातों में, अच्छा क्या बुरा क्या, तो हमारे डिस्कशन में यही निकलता है कि स्कीम अच्छी थी,
कि जिसमें हम लोग 100% यूथ को कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे पाते, लेकिन तरीका गलत हो गया। तरीका मैं एग्जांपल दूंगा अपने आप से ही। जैसे मान लिया मैं ईएमई ऑफिसर हूँ, टेक्निकल ऑफिसर हूँ मैं, तो मेरे पास जो भी ईएमई के अंदर भर्ती होगा वो लड़का होगा टेक्निकल ट्रेड होगा उसका, क्योंकि चाहे वो अपना व्हीकल मैकेनिक हो, चाहे अपना आर्मामेंट वाला हो, चाहे इक्विपमेंट ऑपरेटर हो, चाहे गन ठीक करने वाला हो, चाहे टैंक ठीक करने वाला हो, चाहे मिसाइल ठीक करने वाला हो। टेक्निकल आदमी उसकी ट्रेड होगा। तो इन ट्रेडों की ट्रेनिंग बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा चलती है। 19 वीक की तो हमारी फौजी ट्रेनिंग चलती है, सबकी होती है, अक्रॉस द बोर्ड सबकी होती है। उसके अलावा जो टेक्निकल आदमी होता है उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग चलती है, जो कि लगभग 6 महीने से लेकर के 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का डिप्लोमा होता है उसमें। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बच्चे ईएमई में आएंगे तो क्या ट्रेड लेके आएंगे वो? अगर मैं उनको आर्मामेंट गन्स का दूंगा तो उसका 1.5 साल 2 साल की ट्रेनिंग है। 1.5 साल 2 साल की ट्रेनिंग करके जब वो वापस अपने यूनिट में आएगा, 2 साल प्लस 6 महीने ट्रेनिंग, 2.5 साल उसके तो बीत गए, बच गए 1.5 साल। उस 1.5 साल में क्या वो सीखेगा? ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या हो पाएगी उसकी? और जैसे होगा 6 महीने पहले उसकी जाने की तैयारी जाएगी उसकी। तो ये जो इवन जो आर्मी के अंदर जो आर्मी अफसर वहाँ कमांड करेंगे, सीओ होंगे, उनके लिए भी एक हेडेक हो जाएगी है कि करूँ तो करूँ क्या करके। गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया, वो सब करेंगे क्योंकि फौजी है हम, तो जैसा आप कहेंगे सरकार जो होगी, जैसी सरकार है जो कहेगी हम उसके अपनी जान देने तैयार हैं, उसके हम करेंगे दिल से। लेकिन क्या करेंगे पता नहीं हमें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ला दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो लाए हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर थे या जिन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस दिया शायद वो तरीके से नहीं दिया। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, अगर अच्छी स्कीम है, अगर आप चाहते हैं कि इसको हर बच्चा, हर यूथ मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी ले, तो आपने एनसीसी कंपल्सरी कर दो स्कूलों में। एक ऑप्शन, सभी स्कूलों में एनसीसी कंपल्सरी कर दो, और ये कर दो कि जो बच्चा एनसीसी किया होगा सिर्फ वही फौज में आएगा। बच्चे अपने करेंगे, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसका फौज में आएंगे, तो हमारी जो मेन स्ट्रीम फौज की वो लाइनें खराब नहीं होगी आपकी। बच्चे आप यूथ क्योंकि एनसीसी भी पैरेलल टू आर्मी है, मैं खुद एनसीसी कैडेट रहा हूँ, हमारी ट्रेनिंग भी लगभग फौज के, अगर 100% फौज है तो हमने 20, 30, 40% तो फौज की ट्रेनिंग कर रखी है हमने। तो वो हम उसको थोड़ा और टफ कर देते और वो ट्रेनिंग करते। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप सीधा ही फौज के सभी ब्रांचों में ना डाल करके इसको इन्फेंट्री शुरू करते, क्योंकि इन्फेंट्री में जनरली ट्रेड जीडी वाले होते हैं, उनका काम जो है नॉर्मल जो फाइटिंग फोर्सेज हैं उनके में जीडी चल जाते हैं, तो वहाँ से शुरू करते छोटे, तो वो भी छोटे छोटे इनपुट दे करके, बहुत एकदम बल्क में दे करके नहीं करते, शायद होता सफल तो ले आते। थर्ड तरीका ये हो सकता था गवर्नमेंट ने करने का, जो मैं समझता हूँ कि हर बच्चा, जैसे 100% अगर बच्चे जो फौज में भर्ती होते हैं 100 के 100 शौकीन नहीं होते हैं, उसमें 20-30% होंगे जो डाई हार्ड फौजी होंगे, मुझे तो फौजी बनना है, मैं फौज के लिए कुछ भी कर दूंगा, मुझे तनख्वाह दो चाहे ना दो, मैं तो फौज के लिए आऊँगा। ऐसे लड़के भी होते हैं, 20% बच्चे ऐसे मिलते हैं। तो ये बच्चे अगर फौज में मान लिया 23 साल की एज तक भर्ती नहीं हो पाते, जो ट्रेडमैन में होते 21 साल तक जीडी और 23 साल तक ट्रेडमैन, अगर ट्रेडमैन नहीं बन पाते तो उनका दिल टूटता। तो उनके लिए स्कीम होनी चाहिए थी कि 24 साल या 23 साल से 27 साल तक के एज ग्रुप वाले बच्चे अग्निवीर में आएंगे, ताकि जो बच्चा फौज में नॉर्मल नहीं हो पाया तो अग्निवीर में आएगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको लगेगा यार मैं तो फौज के लायक नहीं था, नहीं हो पाया, लेकिन अग्निवीर में आ गया तो मुझे गवर्नमेंट ने एक मौका दिया इस देश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, या इस वर्दी पहनने के लिए, उसका जोश डबल होता है। तो ऐसे और भी ऑप्शन होते थे जो मेरे 3 दिमाग में आपको बता दिए मैंने। तो ऐसे कुछ ऑप्शन लाती है गवर्नमेंट तो शायद ये अच्छा स्कीम होता और हर कोई आता। लेकिन फिर भी अभी स्कीम अच्छी है, बच्चों से मैं यही कहूँगा, बच्चों अपने दिल को मत छोड़ा करो, स्कीम अच्छी है, आप आइए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक स्टैम्प लगेगा कि आप फौजी एक्स सर्विसमैन होकर के। तो आप यकीन जानिए आज भी देश के अंदर फौजियों की इज्जत बहुत है। मैं भी या हमारे जवान कहीं भी आते हैं तो एक एक्स सर्विसमैन को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं, एक इज्जत से साथ देखते हैं। तो वो इज्जत आपको गवर्नमेंट दे रही है, लीजिए उसको। उसके बाद आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा सकते हैं, या जैसे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन बता रही है गवर्नमेंट, आप कहीं भी आ सकते हैं उसके बाद। लेकिन अपने दिल छोटा करके इससे विमुख मत रहिए, मेन स्ट्रीम में आइए, ज्वाइन कीजिए अग्निवीर, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए होता क्या लाइफ। चलिए, बहुत अच्छे सुझाव भी आपने दिए सर। अब आपसे एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से युवाओं में नशा है, जिस तरह से आज का युवा है नशे की गिरफ्त में आते जा रहा है और ऊपर से बेरोजगारी है, तो आप इस सब्जेक्ट पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही बात कही। पहले तो मैं कहूँगा ये जो यहाँ पर बेरोजगारी है, मैं भी हम आपको देखते हैं हर रोज़ न्यूज़ में आता है कि फलाना XYZ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बच्चे 2016 से 17 से एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, वो तो इसी सोच में है ना कि मैंने रिटर्न टेस्ट पास कर लिया है, अब आगे जाऊँगा मैं, अब रिजल्ट देखूँगा। वो 4-5 साल से अपनी लाइफ को रोक के रखे हैं। अब आज के टाइम में गवर्नमेंट बोलती है आपके पेपर खत्म हो कैंसिल हो गए, तो शायद बहुत गलत कर रही है गवर्नमेंट। सोचना चाहिए इसको, क्योंकि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो भी किसी के पिताजी हैं, किसी के भाई हैं, तो उनके भाई भी होंगे, इनमें से कई होंगे, शायद उनके भाई ना हो इनमें, लेकिन होंगे, कोई तो होंगे, रिश्तेदार तो होंगे। लेकिन सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो कर रहे हैं एक, क्योंकि जो सेंटर में बैठे हैं चाहे स्टेट में बैठे हैं, शक्ल यकीन करिए वो पढ़े लिखे लोग हैं,
जो ऐसे नहीं गधे की तरह नहीं बिठा दिए कि जाओ सेक्रेटरीट में जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि फिर वो समझदारी के काम यहाँ क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों यहाँ पर वो आंखों में पट्टी और दिल में पत्थर रख लेते हैं कि हमने ऐसा आदेश पास करना है? इनको जो भी जितने भी हैं हमारे, हम लोग सब हिंदुस्तानी तो हैं, तो भारतीय थोड़ी हैं। जो बच्चे नहीं हो पा रहे हमारे तो भाई हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ के तो हैं, वो क्यों हम उनको पेन दे रहे हैं इतना? ये सोचना चाहिए हम सभी को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक अच्छा पॉलिसी लाएं। और दूसरी बात, जहाँ तक बात आती है नशा की, ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुका है। पिथौर में मुझे याद है 2020 में जब रिटायरमेंट आया था तब ऐसा माहौल नहीं था। अब 2-2.5 साल में यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन से भी कि प्लीज़, चाहे पुलिस हो चाहे अपने एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि आप इस पर थोड़ा अंकुश कीजिए और एग्रेसिवली इनको रोकिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ बढ़ रहा है और बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ मैं माँ बाप को दोषी से ठहराऊंगा इसमें, जिन्होंने बच्चों को ATM दे दिया, हाथों में पैसे दे दिए और कहा जाओ घूम के आ जाओ। सबसे बड़ी गलती इनसे माँ बाप की है, जो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उनको। आप यकीन करिए, मेरे हॉस्टल में यहाँ पर लड़के शुरू में आए थे, मेरे पास केन रखी है, केनिंग मना है, वैसे कहते हैं कि केन नहीं मारना। मैंने उनकी पिटाई तक करी लड़कों की जो ऐसे थे यहाँ पर। और आप यकीन करेंगे, उनके माँ बाप खुद मेरे पास आते कि सर आपने अच्छा किया, आप इनको जितना हो मारिए लेकिन इसकी लाइफ बना दीजिए। और अच्छे फौज में है, वो फौज नौकरी कर रहे हैं। वो नशे की गिरफ्त में थे शुरुआत में, मेरे पास आए, मैंने पिटाई भी करी यहाँ पर। माँ बाप को बताया कि आपके बेटे की पिटाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कहा सर कीजिए पिटाई, आप सुधार दीजिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में कुछ कहते हैं ना, वो वॉइड है, गैप है हमारे बीच में, हम जो कर नहीं पा रहे हैं। तो हम सबको मिल करके, चाहे हम फौजी हों, चाहे आप हों, सिविल डिपार्टमेंट हो, न्यूज़ चैनल में हो, चाहे प्रशासन हो, हम सबको मिल के एक अच्छे समाज की करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं प्रशासन हो चाहे नेताओं को कहीं जरूरत पड़े, फौजियों की पिथौर जिले में पूर्व सैनिक संगठन एक बहुत सशक्त संगठन है, यहाँ से किसी भी सैनिक की जरूरत पड़े, हम 24/7 आपकी हेल्प करने के तैयार हैं। लेकिन हमें एक अच्छा समाज दीजिए, हम उसके लिए आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे 3 काम जो आप चाहते हैं कि सरकार को इस जनपद के लिए जरूरी करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज से 5-7 साल पहले रोड की कंडीशन क्या थी आपको पता है, आज बहुत अच्छी हो गई है। लाइफलाइन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट को लाइफलाइन बोलते हैं, वो लाइफलाइन उन्होंने दे दी है। अब जो यहाँ पर जो चीज़ें जिससे कि यहाँ पर लाइफलाइन तो आ गई है, और जान कैसे फूकें इसके अंदर, वो जान कैसे आएगी? पहले तो मेडिकल, यहाँ पर मेडिकल सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कभी हम लोग गांव का दौरा करता हूँ, मैं मुंशारी, डीडीहाट, गुंजी तक मैं गया हूँ, तो जब वहाँ पूर्व सैनिकों से मिला हूँ, बूढ़े बुजुर्गों से मिला हूँ, सबका ये कहता है कि सर सब कुछ तो ठीक है, मेडिकल नहीं यहाँ पर। क्योंकि एक एज के बाद 35-40 साल की उम्र के बाद, 45 साल के बाद आदमी को मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मेडिकल ख़त्म है। यहाँ पर जितने डॉक्टर हैं, शायद मैं कॉम्पिटेंट किसी को नहीं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि आप खुद देखते हैं यहाँ पर जो भी बीमार गांव से आता है, प्राइवेट हॉस्पिटल उसको 5-7 दिन लगता है, जब वो लास्ट स्टेज में पहुँचता है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजता है, वो भी वहाँ से रेफर करता है सुशील तिवारी हल्द्वानी या फिर बरेली करता है, और रास्ते में आदमी मर जाता है। तो सबसे पहले हमको अगर इस समाज को, इस पिथौर को अच्छा करना है, तो इस यहाँ की मेडिकल सुविधा को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छी हो जाएगी तो लोगों में एक भरोसा होगा कि मैं अकस्मात नहीं बनूंगा। मरना सबने, यहाँ पर कोई अमर होके नहीं आया, मरना सबने, लेकिन एक दुख होता है कि यार हो सकता था, नहीं हो पाया, तो वो हो सकता था वाला इनके अंदर से निकल जाएगा। एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगी मैं यहाँ पर ठीक हूँ। दूसरा, जो यहाँ पर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी के हो गए, CDS, NDA, FCAT या ऐसे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ामों का सेंटर यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करेंगे, गुंजी से बच्चा जाता है बरेली NDA एग्ज़ाम देने के लिए, वो 2 दिन में पहुँचता है बरेली, शाम को पहुँचेगा 8-9 बजे बरेली पहुँचेगा और सुबह 6-7 बजे एग्ज़ाम देने जाएगा। रास्ते भर की उल्टी, पेट खराब, सिर दर्द, और सुबह एग्ज़ाम क्या देगा बच्चा? वो उसके साल भर की पढ़ाई या 6 महीने जो तैयारी कर रखी है वो ज़ीरो आती है। ऐसे ही हर एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे को यहाँ से, पहाड़ी बच्चे को देहरादून, दिल्ली, बरेली यहाँ तक निकलना पड़ता है। तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे MLA साहब लोग हैं यहाँ पर, कृपया प्लीज़ जागें, है ना, लोगों को समाज में आएँ और इसके लिए लड़ें, और हम आपके साथ हैं। अगर आप ऐसे अच्छे कॉज के लिए समाज से लड़ेंगे तो हम 24/7 खड़े हैं आपके साथ, है ना। और आप यहाँ पे सेंटर लाइए, बच्चों को हेल्प कीजिए, आपको याद करेंगे। आप यहाँ पे नेता बने हैं, लोकल हैं, आपको लोग याद करेंगे ऐसे काम करेंगे। तो मैं ये कहूँगा, ये 2 चीज़, एक तो मेडिकल होगी आपकी, एक एग्जामिनेशन सेंटर हो गया यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर कोचिंग सेंटर भी है। यहाँ पर मैंने खोला है यहाँ पर कोचिंग सेंटर। मैं कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि जैसे बच्चे इस सेंटर में आएँ, ताकि जो मेरी नॉलेज है भर्ती की, उनको मैं दे सकूँ और अच्छे मुकाम तक उनको पहुँचाऊँ मैं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद सकरियाल जी। और साथ ही साथ मैं न्यूज़ PTH के सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं, और सच में कहता हूं कि आपका ये न्यूज़ PTH TV सिर्फ पिथौर जिले के अंदर ही नहीं है। मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, US में हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, उनका मुझे फ़ोन आता है कि यार क्या चल रहा है, मैंने न्यूज़ PTH में देखा ये। तो यकीन मानिए आपका चैनल बहुत अच्छा कर रहा है। और मणिपुर के तो, आसाम राइफल के तो हर आदमी आपको कहता है, आपके आसाम न्यूज़ चैनल देख कर तो बच्चे मेरे पास आते हैं मणिपुर से,
भर्तियों ने यहाँ पर कि आपका चैनल मणिपुर तक चलता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है और विदेशों में चलता है। मैं आशा करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल बहुत फूले फले और आप अच्छी चीज़ें जैसे दिखा रहे हैं, समाज में एक अच्छे जागरूक लोगों कर रहे हैं, आगे करते रहिएगा और हमारा सपोर्ट आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।